वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सैम्पलिंग से रिलेटेड है। सैम्पल्स किस तरह कलेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं सैम्पल्स की, और सैम्पल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली ये सैम्पलिंग जो होगी प्लांट कम्युनिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सैम्पलिंग होती क्या है? सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन विच predetermined number of observations are taken from a larger population। प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले से डिसाइडेड होती हैं, कौन सी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन लेनी है और किस तरह की ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट करनी है। सपोज कि इसमें प्लांट हाइट का पैरामीटर हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम जो सैंपल कलेक्ट करेंगे उनकी हाइट के पैरामीटर्स लेंगे, रूट लेंथ उसमें हो सकती है, नंबर ऑफ लीव्स होंगे। तो ये प्रीडिटरमाइंड ऑब्जर्वेशन हैं जो हम किसी प्लांट सैंपल को कलेक्ट करते हुए हम ले सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। अब क्योंकि सैम्पलिंग हमेशा जब भी की जाती है तो सैंपल बेसिकली किसी लार्जर पॉपुलेशन का पोर्शन होता है जो उसको डिस्क्राइब करता है। जब भी हमने लैब के अंदर कोई एनालिसिस के लिए सैंपल लेके आने हैं तो हम पूरे के सारे प्लांट फील्ड में से नहीं लेके आते, पूरे का पूरा ट्री हम एनालिसिस में नहीं लेके जाते। हम उस किसी ट्री के या किसी भी प्लांट के कुछ पोर्शन को हम सैंपल के लिए लेते हैं। उसमें से नंबर ऑफ, अगर एक एरिया के सपोज के 10,000 के करीब प्लांट्स हैं तो उसमें से कुछ प्लांट्स के सैंपल हम ले लेंगे। वो रैंडमली लेंगे या सिस्टमेटिक वे से लेंगे, जिस भी वे से हम लेंगे वो सैंपल उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो उनके ऊपर जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस लेनी है वो पहले से हमने डिसाइड की हुई होंगी, उनकी बेस के ऊपर हम लार्जर पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट करेंगे। जैसे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। सैंपल कलेक्ट करके इसमें से अगर आपको लीव्स का पोर्शन चाहिए तो वो आप सिर्फ वो सैंपल लोगे, अगर आपको रूट्स भी चाहिए तो वो सैंपल लोगे। जैसे शायद और ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि सैंपल में से डिसाइड किया जा रहा है कौन सा पोर्शन आप कलेक्ट करना चाहते हो। अगर पूरे का पूरा प्लांट आपको चाहिए, आउट ऑफ 10,000 प्लांट, 10,000 में से अगर आप 100 सैंपल्स लेने जा रहे हो, 100 प्लांट को एज अ सैंपल के तौर पे यूज़ करने जा रहे हो, तो 100 प्लांट्स पूरे के पूरे भी आप पिक कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने उसके कौन कौन से ऑब्जर्वेशन लेनी है जो पहले से आप प्री डिटरमाइन मीन्स पहले से आप डिसाइड कर चुके हो। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले सैम्पलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले आ जाती है रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो वो होगी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये दो टाइप्स पहले हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन मैंने डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग में रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। रैंडम सैम्पलिंग से मुराद ये होगी कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें मौजूद इंडिविजुअल्स, वो प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल, जो भी आप उसमें कलेक्ट कर रहे हो जिसकी इन्फॉर्मेशन, तो उनको सैंपल में आने का उन सब इंडिविजुअल को इक्वल चांस होगा। सपोज जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल में 20 ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं या 20 प्लांट्स के ये को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल्स। तो अब इस पॉपुलेशन के अंदर से हम सैंपल लेना चाहते हैं, कोई से 5 प्लांट्स पिक करना चाहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में सब के सब प्लांट्स को इक्वल चांस होगा कि वो सैंपल कैसा बने। हम कोई तरतीब नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई भी हम पिक कर सकते हैं किसी भी प्लांट को। रैंडम सैम्पलिंग में किसी से भी साइड से किसी भी टाइप के प्लांट को पिक किया जा सकता है। सो इसमें कोई नंबर स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। देखिए इसमें जैसे हमारे पास 2 नंबर, 13, 18, 6, 10, इनमें कोई ऐसी कॉमन चीज़ नहीं है कि कोई इसमें रिदम मौजूद हो, कोई इनमें सिस्टमेटिक, कोई इनमें अरेंजमेंट मौजूद हो। सैंपल में रेंडमली पिक होंगे जिसमें सबको इक्वल चांस होगा। सो रैंडम सैम्पलिंग सिंपल वर्ड्स में ये होगा कि इसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस होगा चूज़ होने का। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग क्योंकि पॉपुलेशन में हम करते हैं, इसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स को इक्वल चांस मिलता है सैंपल में आने का। सो इसमें एरर रह सकते हैं, इसमें सैम्पलिंग एरर आने का चांस होता है कि रेंडमली हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट हमने इस रो में से सिलेक्ट किया, दूसरा किसी और रो में से सिलेक्ट हो गया, और फिर सर दोबारा से फर्स्ट रो में से कोई एक और सिलेक्ट हो जाए। हो सकता है एंड वाली पूरी रो मिस रह जाए, उसमें से कोई इंडिविजुअल सेलेक्ट ना हो। इसमें किसी को भी नंबर, कलर को या किसी शेप के हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, रेंडमली इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जैसे आपको एक पॉपुलेशन नज़र आ रही है, इसमें से हम रेंडमली स्टार्ट पॉइंट चूज़ करते हैं। स्टार्ट पॉइंट इसमें कोई भी रेंडमली हो सकता है, वो 1 से स्टार्ट हो सकता है, वो 2 से स्टार्ट हो सकता है,
वो 12 से 11 से किसी जगह से वो स्टार्ट हो सकता है, सेंटर से स्टार्ट हो सकता है, दोनों साइड पे मूव कर सकता है। सो किसी जगह से वो स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें इक्वल इंटरवल पे स्टार्ट होने के बाद जो रीडिंग है वो इक्वल इंटरवल पे ली जाएंगी। जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है सैंपल एवरी 3, तो हम 2 से स्टार्ट लेते हैं, 2 से स्टार्ट लेने के बाद हर थर्ड का सैंपल ले लेंगे, 2 के बाद 1 2 3, थर्ड नंबर पर जो है वो सैंपल ले लेंगे, नेक्स्ट 1 2 3, फिर थर्ड नंबर वाले का सैंपल ले रहे हैं, इस तरह 1 2 3 थर्ड नंबर वाले का सैंपल ले रहे हैं। तो सैंपल में जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो एक तरतीब के साथ एक ऑर्गेनाइज ऑर्डर में हम कलेक्ट कर रहे हैं। वो हमने डिसाइड कर दिया कि हर थर्ड पर्सन को हमने सेलेक्ट करना है एज आ सैंपल, तो इस तरह हमारी ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो सैंपल कलेक्ट करेंगे वो सिस्टमेटिक होंगे, क्योंकि हम इक्वल इंटरवल्स के हिसाब से उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं और उन इंटरवल में जो भी इंडिविजुअल उस नंबर पे आ रहा है उसको हम एज अ सैंपल लेंगे। इसमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट रेंडमली सिलेक्ट होगा, वो 11 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास सैंपल कलेक्ट करना है फर्स्ट पॉइंट के बाद, बाकी जो होंगे वो रेंडमली नहीं होंगे, बल्कि एक फिक्स्ड इंटरवल के साथ हम उन्हें सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बाद हम आगे मूव करेंगे, मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग मेथड्स प्लांट्स कम्युनिटी में कौन कौन से हैं, किस तरह सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तो 5 डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स प्रैक्टिस किए जाते हैं प्लांट्स की सैम्पलिंग करने के लिए। फर्स्ट वन ट्रांसेक्ट मेथड, उसके बाद बाइसेक्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इसमें है ट्राइसेक्ट, फोर्थ पे रिंग काउंट्स, एंड लास्टली क्वाड्रेट मेथड। तो ये 5 डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जो सैम्पलिंग प्लांट सैम्पलिंग में डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ को की सैम्पलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसेक्ट मेथड को। ट्रांसेक्ट के मेथड है क्या? ट्रांसेक्ट मेथड बेसिकली वहाँ यूज़ होगा जहाँ जियोग्राफिकल चेंजेस वेजिटेशन में पाए जाएंगे। उसमें टेम्परेचर की वेरिएशन हो सकती हैं, रेनफॉल की वेरिएशन हो सकती हैं, और वेजिटेशन की टाइप्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं। ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ मूव करते हुए डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन डिफरेंट वे से डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह की जब वेरिएशन आ रही होती हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स की वजह से, तो उनको स्टडी करने के लिए हम ट्रांसेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ट्रांसेक्ट मेथड में लाइन जो है किसी भी एरिया को जहाँ स्टडी करना है उसके एक स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक लाइन ड्रॉ की जाती है। लेड डाउन लाइन इज लेड डाउन अक्रॉस अ स्टैंड और सेवरल स्टैंड्स एट राइट एंगल। एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये लाइन ड्रॉ की जा सकती है, या डिफरेंट इंटरवल्स पे ये जो रीजन्स होंगे स्टैंड्स की फॉर्म में, उनके ऊपर ये लाइन ड्रॉ की जाएगी। और लाइन हमेशा उन स्टैंड्स के ऊपर जो स्टैंड्स पेग्स की फॉर्म में हम लगा सकते हैं उससे राइट एंगल में बिल्कुल स्ट्रेट ये लाइन ड्रॉ की जाती है। अब ट्रांसेक्ट मेथड को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं लाइन ट्रांसेक्ट मेथड में और बेल्ट ट्रांसेक्ट मेथड में। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा लाइन ट्रांसेक्ट मेथड और बेल्ट ट्रांसेक्ट मेथड, इन दोनों में उसको डिवाइड किया जाता है स्टडी करने के लिए डिफरेंट वे से, डिफरेंट पर्पज़ के हिसाब से उसको डिफरेंट कैटेगरीज में ट्रांसेक्ट मेथड को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन ट्रांसेक्ट मेथड क्या होता है। लाइन ट्रांसेक्ट मेथड में हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ट्रांसेक्ट बेसिकली लाइन को कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है। तो इसमें हम सीधी लाइन एक ड्रॉ करेंगे वेजिटेशन जहाँ पे हमने सैंपल करनी है, और उस लाइन के ऊपर जो जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है जो उसके ऊपर प्लांट्स आएंगे उनको हम सैंपल करेंगे। उसके सराउंडिंग में जो प्लांट्स होंगे उनको हम सैम्पलिंग में नहीं लेके आएंगे। सो एक ड्रॉ करेंगे लाइन्स, जैसे यहाँ पे 100 मीटर की ड्रॉ हुई हुई है, तो उस वेजिटेशन के अंदर जितने भी इस लाइन के नीचे जितने भी प्लांट्स आएंगे उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए जो मैट्रिक टेप्स हैं या मेयरिंग टेप्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, या मेयर्ड चेन्स यूज़ की जा सकती हैं, तो या रोप्स को यूज़ करेंगे जो मेयर्ड होंगी। 100 मीटर लॉन्ग रोप है उसको मेयर किया हुआ है और हर मीटर पे उसके निशान लगा लिए जाते हैं यूजिंग टेप और मार्कर्स वगैरह यूज़ करके। तो हम उसे बिछा देते हैं किसी भी सॉइल सरफेस के ऊपर 100 मीटर के एरिया में, और उस रोप के नीचे या उस मेयरिंग टेप के नीचे जो वेजिटेशन आती है हम उसका डाटा ले लेते हैं, उनका नंबर काउंट कर लेते हैं। जैसे इस एरिया में जो पॉपुलेशन मौजूद है उसमें से 1 2 3 एंड 4 ये प्लांट्स इस लाइन के नीचे आ रहे हैं,
तो हम इनको सैंपल करेंगे और सैम्पलिंग करते हुए हम इसमें सिर्फ लाइन के अंडर जो होंगे वो नहीं यूज़ करेंगे, विद उसके विड्थ में जो होंगे, सराउंडिंग में जो होंगे, उनको हम सैम्पलिंग में नहीं लेते। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हम एक एंड से स्टार्ट करेंगे सैंपल लेना। सपोज कि हम यहाँ से सैंपल लेना स्टार्ट कर रहे हैं इस एंड से, तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे इस लाइन के ऊपर हम मूव करेंगे और सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे टिल द सेकेंड एंड। तो एक स्टार्ट एंड होगा और ये दूसरा एंड होगा सेकेंड एंड। तो फर्स्ट एंड से मूव करके हम सेकेंड एंड तक जाएंगे और जो जो उसमें प्लांट्स आएंगे वो हम उनको उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने उसके पैरामीटर्स डिटरमाइन पहले किए हुए हैं, अगर उन्होंने उनकी सिर्फ नंबर काउंट करना है तो सिर्फ नंबर काउंट कर लेंगे, अगर हमने उन प्लांट्स के नंबर के साथ उनके ऊपर उनकी टाइप्स को भी काउंट करना है, कौन कौन सी टाइप्स के प्लांट्स हैं तो वो भी काउंट कर लेंगे। जो भी हमने पैरामीटर डिसाइड किया होगा उसको हम अपने रीडिंग में ले लेंगे। प्री डिटरमाइन सैंपल्स के साथ साथ लाइन ट्रांसलेट मेथड में हमें कुछ और पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन जो हम लाइन ट्रांसलेट मेथड में कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स स्पीशी अपीयर अलोंग द लाइन, कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर वो एक पर्टिकुलर स्पीशी कितनी दफ़ा कितने नंबर्स में अपीयर हो रही है। तो वो बताएगी कि उस रीजन के अंदर जहाँ से हमने जिस लाइन में वो सैंपल कलेक्ट किया है किस स्पीशी की तादाद ज़्यादा है, कौन ज़्यादा तादाद में कौन सी स्पीशी मौजूद है, या अगर स्पीशीज़ के वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट नंबर जो हैं स्पीशीज़ के वो हम बता देंगे इस रीजन में कितनी टाइप की स्पीशीज़ हैं और कौन कौन सी कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। सेकंड उसमें आ जाएगा ट्रेंड ऑफ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशी। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक स्पीशी के बाद दूसरी स्पीशी, डिफरेंट टाइप की स्पीशी कितने डिस्टेंस पे आ रही है। हम अलॉन्ग द रोप या उस अलॉन्ग द लाइन जब हम स्टडी कर रहे होंगे कि एक स्पीशी का रीजन जब ख़त्म होता है तो दूसरी स्पीशी कितने डिस्टेंस के बाद अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो इंडिविजुअल स्पीशीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं, उसका भी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन आता है कि परसेंटेज ऑफ अक्रेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन रिलेशन टू द टोटल स्पीशीज़। जो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ यहाँ इसमें मौजूद हैं उनका दूसरी स्पीशीज़ से रिलेट करके परसेंटेज निकाल लेंगे, कौन सी स्पीशीज़ कितने परसेंट उस रीजन में है, उस लाइन के ऊपर मौजूद है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ की परसेंटेज निकल आएगी, कौन सी ज़्यादा परसेंटेज वाली हैं, कौन सी कम परसेंटेज वाली हैं। तो वो हमें उनकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में वहाँ से टोटल स्पीशीज में से मिल सकती हैं। उसके बाद लास्ट वन जो होगा ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशी अलोंग द लाइन। तो हमें ये भी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कोई स्पीशी ग्रेजुअली उस पर बार बार अपीयर हो रही है या एक दफ़ा अपीयर हुई है तो दोबारा वो उस पर लाइन पे अपीयर नहीं हुई। तो इस तरह के डाटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशी कितनी दफ़ा उस लाइन के ऊपर अपीयर हो रही है, और अगर एक दफ़ा अपीयर होने के बाद डिसअपीयर हुई है तो कितने डिस्टेंस के बाद जाके वो दोबारा से अपीयर होगी। ये सारे का सारी इंफॉर्मेशन जो है ये लाइन ट्रांसलेट मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है ट्रांसलेट मेथड में, बेल्ट ट्रांसलेट मेथड की। बेल्ट जैसे लाइन में था सिंगल लाइन थी, बेल्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक विड्थ को, स्पेसिफिक टाइप की विड्थ को। वो डिपेंड करता है कौन सी टाइप की स्पीशी हम स्टडी कर रहे हैं उनके साइज़ के हिसाब से उस बेल्ट की विड्थ को डिसाइड किया जाता है। और ट्रांसलेट क्योंकि लाइन है तो ये बेल्ट भी एक लाइन में मूव कर आपने स्टडी करना है, कोई भी वेजिटेशन या कोई भी प्लांट्स मौजूद हैं। बेल्ट इज़ अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वेजिटेशन विद अ यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वेजिटेशन जो है उसकी यूनिफॉर्म विड्थ होगी, इक्वल विड्थ होगी, उसमें हम जब स्टडी करेंगे कौन कौन सी स्पीशीज़ आ रही हैं तो ये हमारा बेल्ट ट्रांसलेट मेथड कहलाएगा। अब ये यूनिफॉर्म विड्थ क्या होती है, कुछ हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं जैसे वीड्स वगैरह हैं उनकी जो विड्थ होती है वो 10 सेंटीमीटर तक का बेल्ट बन सकता है, यानी कि उसकी चौड़ाई जो होगी वो 10 सेंटीमीटर का एरिया होगा स्ट्रेट लाइन में जिसके अंदर हम उन वेजिटेशन हर्बेशियस वेजिटेशन को स्टडी करेंगे। लेकिन जो ट्रीज़ हैं, वुडलैंड के ट्रीज़ हैं, उनके अंदर ये जो विड्थ है ये वेरी करती है। जो विड्थ है 1 से 10 मीटर तक ये विड्थ हो सकती है। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि सेंट्रल लाइन से दोनों साइड पे हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्वाड्रेट्स भी यूज़ करते हैं कई दफ़ा ताकि उसके अंदर जो स्पीशीज़ आ रही हैं उन्हें स्टडी कर लें। इसमें लाइन नहीं होगी बल्कि एक लाइन के का पूरा पैच होगा जिसकी विड्थ में हम सारे एरिया को स्टडी करेंगे।
तो इसमें भी इक्वल इंटरवल्स मौजूद होंगे, डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट होगा। तो यहाँ तक हमारा बेल्ट ट्रांसलेट मेथड था, जो ट्रांसलेट की दोनों टाइप्स का यहाँ पे एंड हो जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्निक हम सैम्पलिंग की यूज़ करते हैं वो बाइसेक्ट मेथड है। बाइसेक्ट मेथड बेसिकली स्टडी करते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेशन विद रिगार्ड टू रिलेटिव हाइट, डेप्थ एंड लेटर स्प्रेड ऑफ प्लांट्स बोथ इन एरियल एंड अंडरग्राउंड पार्ट्स। अब इसमें अंडरग्राउंड पार्ट्स और एरियल पार्ट्स दोनों में से रिलेटिव हाइट, डेप्थ वगैरह जो है उसकी रूट्स की हाइट, उसके प्लांट की, और उसके जो लेटरल स्प्रेड है चाहे वो रूट्स का हो या उसके शूट्स का हो, उन सब को इसमें स्टडी किया जाता है बाइसेक्ट मेथड को। तो इसको स्टडी करने के लिए, इस मेथड को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इसमें रूट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है अलॉन्ग विद द एरियल सिस्टम, इसे वर्टिकल डाटा इसमें मोस्ट कॉमनली कलेक्ट किया जाता है, वर्टिकल ग्राउंड में डाउनवर्ड भी। तो उसके लिए ट्रेंच वगैरह डिग करनी पड़ती है, गड्ढे खोदने पड़ते हैं केयरफुली कम्युनिटीज़ के अंदर, ताकि हम उसके रूट सिस्टम का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एरियल पोर्शन का तो डाटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन रूट सिस्टम का डाटा कलेक्ट किया जाएगा बाय डिगिंग द ट्रेंच। उसके लिए मशीनरी यूज़ हो सकती है, मैनुअली की जा सकती हैं, या उसमें सैंपल कलेक्ट करने के और मेथडोलॉजीज़ हैं, उसके वे से आप कलेक्ट करेंगे। और ये जो डिगिंग होगी ये उसके रूट सिस्टम से बिलो तक आपने डिग करना है, ताकि मैक्सिमम रूट्स का, बल्ब्स का, राइजोम जो भी उस कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किया जा सके। बाइसेक्ट मेथड को मेजरमेंट जो भी हम कलेक्ट करते हैं, वो रूट्स का डाटा हो, वो शूट्स का डाटा हो, उस डाटा को मेजर करने के बाद उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर स्केल के ऊपर ग्राफिकली पेपर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, प्लॉटिंग की जाती है, मीन्स ग्राफ बनाए जाते हैं, जैसे आप उस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। उसके जो एरियल पोर्शन हैं उनके लेवल और उनके जो अंडरग्राउंड पोर्शन के लेवल और उनके आपस में इंटर रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है ग्राफिकली ड्रॉ करने के बाद। तो उस डाटा का इंटर रिलेशनशिप हम एरियल पार्ट्स और अंडरग्राउंड पार्ट्स की जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। बाइसेक्ट मेथड से हम जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हम जो भी उसका एक जर्नल पिक्चर है, फ्लोरिस्टिक पिक्चर है प्लांट कम्युनिटी की, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्लोरिस्टिक पिक्चर जो कि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, उससे हम उस कम्युनिटी के अंदर जो प्लांट्स की परसेंटेज है, कौन सी स्पीशी उस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा डोमिनेट है, उसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रैटिग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। इसमें स्ट्रेटा जो डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी करते हुए जो स्ट्रेटा की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग द बाइसेक्ट मेथड। और लास्ट वन थर्ड वन इसमें आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस बाय डिफरेंट स्पीशीज़। कौन सी स्पीशी कितनी स्पेस कवर कर रही है, एरियल उसकी स्प्रेड कितना है, एक कोई ट्री है तो उसकी रूट्स और शूट्स कहाँ तक स्प्रेड कर रही हैं, और इस तरह जो श्रब्स हैं उनका स्प्रेड कितना है। तो हर एक स्पीशी का जो अपना स्प्रेड है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द बाइसेक्ट मेथड। और फोर्थ वन इसमें है इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाइसेक्ट मेथड से हो सकती है कि जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हैं जिसमें उसकी रूट्स हैं, उसके राइजोम्स हो सकते हैं, उसकी ट्यूबर्स वगैरह की टाइप हो सकती हैं। तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो भी हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, कौन सी टाइप के हैं, किस लेंथ के हैं, किस शेप के हैं, उसको हम इसमें बाइसेक्ट मेथड से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम जो इसमें बाइसेक्ट मेथड से हम डाटा कलेक्ट होगा वो अरेंजमेंट एंड एक्सटेंड ऑफ रूट सिस्टम है, कि रूट सिस्टम किस तरह का है, वो किस अरेंजमेंट में है, तो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रूट सिस्टम है कौन सी टाइप का, ये सारी डाटा हमें इस बाइसेक्ट मेथड से हम कलेक्ट करने में हेल्प होगी प्लांट कम्युनिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्राइसेक्ट सैम्पलिंग मेथड है। तो सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, इट्स अ फोटोग्राफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द डायनामिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट कम्युनिटी। तो इसमें फ़ोटोग्राफ से डाटा कलेक्ट किया जाता है फोटोग्राफिक वे से कैमरा को यूज़ करके। तो वेजिटेशन जितनी भी हैं उनके फ़ोटोग्राफ कैप्चर किए जाते हैं पीरियडिकली डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, और उस रीजन के अंदर वेजिटेशन कम्युनिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है फोटोग्राफिकली। अब फोटोग्राफ से जो रिकॉर्ड आता है डाटा उसको उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो कैमरा है उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक हाइट पे और स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। हर दफ़ा वो डायरेक्शन और
हाइट सेम होती है तो हमारे पास जो पिक्चर्स आती हैं वो सिमिलर टाइप की आती हैं, उनमें जो चेंजेस आती हैं उनको रिकॉर्ड करना ट्राइसेक्ट मेथड से ईजी हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक रीजन के अंदर वो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ट्राईपैड टाइप का स्टैंड रखा हुआ है, तो उसके ऊपर से एक स्पेसिफिक हाइट से वो पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं। लेटर ऑन जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से उसी हाइट पे वो अपनी पिक्चर कैप्चर करेंगे। तो इस तरह के स्टैंड बने बनाए भी मिलते हैं या क्रिएट किए जाते हैं सैम्पलिंग करने के लिए कम्युनिटीज़ की। और उसमें एक और चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि अगर कैमरा आपने ट्राईपैड टाइप के कैमराज हैं तो फिक्स करने हैं, तो जहाँ से आप एक दफ़ा पिक्चर लेके आए हैं वहाँ पे आप पैग्स वगैरह, लकड़ियों के पैग्स वगैरह लगा दें, निशान लगा दें कि इस हाइट पे इस प्लेस पे हमने रखा था। उन पैग्स के ऊपर नेक्स्ट टाइम आप जाके अपना कैमरा रखेंगे और वो पिक्चर आप ले सकते हैं। एक सिंपलेस्ट वे जो है। या फिर आपके पास इस तरह के फिक्स स्टैंड होने चाहिए जिनके ऊपर जाके आप अपना कैमरा प्लेस करोगे और वो उसकी पिक्चर ले लेंगे। उसकी एक और एग्जांपल आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि ये फिक्स्ड कैमरा है जो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे पिक्चर ले रहा है उस रीजन की। जो इनिशियली ये पिक्चर में इस तरह नज़र आ रहा है, उसका ग्राउंड कवर छोटा है, फिर उसके बाद ग्राउंड कवर में ग्रोथ इंक्रीज़ कर रही है और बुशेस काफ़ी बड़ी हो रही हैं। लेटर ऑन उसको मज़ीद करेक्ट किया गया है, इसमें पाथ क्रिएट किया गया है कुछ बुशेस को कटिंग करने के बाद, और फिर उसकी एक नई शेप नज़र आ रही है, और बाद में कम्प्लीटली जो ग्राउंड कवर है उसको क्लियर करने के बाद एक पिक्चर नज़र आ रही है। तो उसके पीछे एटमॉस्फेरिक हो सकते हैं चेंजेस, हो सकते हैं ह्यूमन चेंजेस हो सकते हैं, जो हम उसके रीजन में होने वाली चेंजेस को का डाटा ट्राइसेक्ट मेथड से कलेक्ट करते हैं यूजिंग द फोटोग्राफ्स। उसकी एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि कुछ ट्रॉपिकल रीजन में डाटा कलेक्ट करने के लिए पोल्स के ऊपर कैमरा फिक्स कर दिए जाते हैं और उनसे जो डाटा है, रीडिंग है, वो सेटेलाइट के थ्रू, जैसे आपको यहाँ सेटेलाइट के सिग्नल नज़र आ रहे हैं, फार अवे लैब्स के अंदर इनकी पिक्चर्स पहुँचती रहती हैं और वहाँ पे आने वाली चेंजेस की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। इस तरह के कैमरा जो हाइट पे लगे हुए हैं इनमें सिग्नल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी है पिक्चर कैप्चर करने के बाद। ये जो इंस्टॉल करने वाली लैब्स होंगी या साइंटिस्ट होंगे उन तक इसकी इंफॉर्मेशन जाती रहती है और इन चीज़ों की वो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। इसके बाद ट्राइसेक्ट मेथड का एक और पिक्चर आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि इस पर डेट और टाइम भी मेंशन है। 11 अक्टूबर को 3 PM इस रीजन की कुछ ये कंडीशन थी और 4 PM पे इस पे फायर स्टार्ट हो रही है। पहले फायर बढ़ती जा रही है और इस फायर की वजह से नेक्स्ट डे पूरा का पूरा रीजन बर्निंग हो गई है और 17 अक्टूबर को वो फायर ख़त्म हो चुकी है। तो जो प्लांट कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद थी ड्राइड फार्म में, वो सारी की सारी बर्न हो चुकी है। और 21 नवंबर को आफ्टर 1.5 मंथ दोबारा से रीग्रोथ स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। और 17 जनवरी को जब बीच में विंटर गुजरा है, विंटर के गुजरने के बाद 17 जनवरी तक यहाँ पे फिर वेजिटेशन में कमी आ रही है। तो डिफरेंट स्टेजेस पे जो वेजिटेशन का जो भी उसके हो रहा है वो ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से आ रहे हैं, वो इस ट्राइसेक्ट मेथड में हम नोट कर सकते हैं कि प्लांट कम्युनिटीज़ में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ट्राइसेक्ट मेथड बेसिकली फोटोग्राफिक डाटा कलेक्शन है जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी प्रेजेंस और उनके जो उनके लाइफ साइकिल्स हैं उनको स्टडी किया जा सकता है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा आज का एक और मेथड है डाटा कलेक्शन का, वो रिंग काउंट्स मेथड है। एज काउंट की जाती है। आपको पता होगा कि जो ट्रीज़ हैं या जो वुडन प्लांट्स हैं उनकी एज कैलकुलेट की जा सकती है। उनके अंदर ग्रोथ रिंग्स, एनुअल ग्रोथ रिंग्स बनती हैं जिससे उनकी हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं उस प्लांट की, और उसके साथ साथ क्लाइमेटिक हिस्ट्री उस प्लेस की वो भी उन रिंग्स के अंदर से हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस पूरे जो एक कह सकते हैं सब्जेक्ट को स्टडी करना, प्लांट्स की एज और क्लाइमेटिक हिस्ट्री बाय यूजिंग अ रिंग काउंट मेथड, इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, जो एक अप्रूव्ड इसकी मेथडोलॉजी है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक ट्री की स्टेम मौजूद है यहाँ पे, तो इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले जो सेंटर में ये नज़र आ रही है ये फर्स्ट ईयर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे रिंग्स बढ़ती जा रही हैं उस प्लांट की एज आपको पता चलती जाएगी।
रेनी सीज़न, इसके अलावा ये क्लाइमेटिक हिस्ट्री बताएगा कि रेनी सीज़न अगर आता है तो ये रिंग्स जो होती हैं हमेशा इनमें विड्थ बढ़ जाती है, ज़्यादा ग्रोथ होती है रेनी सीज़न में, तो इन रिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ने का मतलब है कि इस ईयर में रेन ज़्यादा हुई थी, रेनी सीज़न ज़्यादा था। वाल अगर कोई ड्राई सीज़न आता है तो जैसे आपको ये रिंग्स की विड्थ जो है इनमें डिस्टेंस कम होता नज़र आ रहा है, तो ये डिस्टेंस ड्राई सीज़न को बताता है। तो इस तरह का डाटा हम रिंग काउंट मेथड से हम ले सकते हैं कि उस रीजन के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ एज क्या है और क्या क्लाइमेटिक हिस्ट्री उन्होंने फेस की है। इसी तरह ये जो आपको यहाँ पे बीच में गैप नज़र आएंगे ये स्कॉर्स होंगे फ्राम फॉरेस्ट फायर, अगर फॉरेस्ट फायर हुई होगी तो उसकी वजह से स्कार्स वगैरह क्रिएट होते हैं, इनके भी निशान मिलेंगे। कौन से ईयर में ये फॉरेस्ट फायर आई थी उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाई काउंटिंग दीज रिंग्स। अब ये देखें जैसे इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, स्प्रिंग समर ग्रोथ जो होती है उसमें जो उसकी जो लाइंस होती हैं वो डिम कलर की होती हैं, वाइल जो लेट समर फॉल की लाइंस होंगी वो डार्कर कलर में शो होती हैं। तो ईयरली जो सीजन्स आ रहे हैं सीजन्स को भी यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। स्प्रिंग की जो ग्रोथ होगी वो लाइट कलर में होती है, वाइल जो लेट समर की ग्रोथ है वो डार्क कलर में मौजूद होगी। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट मेथड जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड वीडियो में शेयर कर दूँगा, और रिलेटेड जो सैम्पलिंग की फर्दर टेक्निक्स हैं जो प्रिकॉशंस हैं वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।